देखो, तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रही होंगी जिसका इम्पैक्ट तुम्हारे ड्रीम्स पे पड़ा होगा। अब हो सकता है कि किसी करीबी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो, या तुम्हारे साथ फैमिली प्रॉब्लम हो गई हो, पैसे की दिक्कत हो गई हो, या फिर तुमसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसका रिग्रेट तुम आज भी करते हो। अब सच बताऊं तो इसमें पूरी गलती तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त या तो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, या अगर थोड़ी बहुत थी भी तो तुम्हारा मेंटल स्टेट इस हालत में नहीं था कि तुम कोई बेहतर डिसीजन ले पाते। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में ये फेज आता है। लेकिन प्रॉब्लम उस दिन शुरू होती है जब हम अपने पास्ट को ही एक्सक्यूज बना देते हैं, मतलब अपने पास्ट को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखो, तुमने वो लोग देखे होंगे जो चार लोगों के बीच में ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ होता ना तो आज मैं बहुत बड़ा आदमी होता। सुनने में ये लाइन ठीक लगती है, लेकिन जब तुम बार बार यही लाइन अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हो तो ये बन जाती है तुम्हारी आइडेंटिटी। तो ये तुम्हें विक्टिम की तरह फील करवा देता है, और जब तुम्हारा माइंडसेट एक विक्टिम माइंडसेट बन जाता है तो ऐसी स्टेट में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। और अगर तुम विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाओ और अपने ग्रोथ माइंडसेट को एक्टिवेट कर लो तो तुम इस सिचुएशन से बाहर। जिसके लिए मैं तुम्हें एक रियल लाइफ इंसिडेंस बताता हूँ, जो कि है एक ऐसी लेडी का जिन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिन्होंने एक बिल्कुल डूबती हुई खत्म कंपनी को वापस से रिवाइव कर दिया, वापस से प्रॉफिटेबल बना दिया था। आज हम इस व्यक्ति को ओरिजिनल स्लमडॉग मिलियनेयर के नाम से जानते हैं, या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के नाम से। शायद जिनको पता है उन्होंने गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज जी के बारे में, जिन्होंने कामिनी ट्यूब जैसी कंपनी, जो कि एक हैवी लॉस से गुजर रही थी, जिनके वर्कर्स उनसे नाराज थे, जिसपे कई सारे लीगल केसेस चल रहे थे, कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि अब उस कंपनी को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता था। तब एंट्री होती है कल्पना सरोज जी की, जो कि इस कंपनी को टेक ओवर करती हैं, और समय के साथ इस कंपनी के सारे लीगल केसेस भी खत्म होते हैं, वर्कर्स की नाराजगी भी खत्म होती है, धीरे धीरे कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ बढ़ती जाती है, और कंपनी के कर्जे भी खत्म हो जाते हैं। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि कल्पना सरोज जी का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही अट्रैक्टिव रहा होगा, लाइक उनकी एजुकेशन भी बहुत खतरनाक रही होगी कि उन्होंने एमबीए भी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से किया होगा, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस माइंडसेट वाला होगा कि उनके फादर का भी बहुत बड़ा बिजनेस चलता हुआ आ रहा होगा, या बहुत रिच फैमिली से वो बिलोंग करती होंगी। बट जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा ना तो आप भी मेरी तरह शॉक हो जाओगे, क्योंकि जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मेरे खुद के गूज बम्स हो गए कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। कल्पना सरोज जी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि दलित फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब पैदा होते ही सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया था कि उन्हें जातिवाद से लड़ना था। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ स्टार्टिंग से ही होने लग गया था। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई छोटी सी बात भी बोल देता है तो आपको कितना ज्यादा बुरा लग जाता है अंदर से। आपको अगर यही सेम चीज डेली फील करनी पड़े, आपकी रिस्पेक्ट ना हो कहीं पे भी, तो आपको कैसा फील होगा। वो इन चीजों से गुजर ही रही थी, और वो जब 9th क्लास में पहुंची, हालांकि उन्हें पढ़ने का बहुत मन करता था, वो बहुत इंटरेस्ट फील करती थी पढ़ते वक्त। जब हर बच्चा अपने फ्यूचर को लेके सपने सजाता है, वो सोचता है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तब उनकी लाइफ में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। उनके फादर ने उनकी शादी तय कर दी। मतलब अभी वो 12 साल की थी और एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर रख दी गई। उन्हें पता भी नहीं था कि शादी में एक्चुअल में क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वो जब शादी करके दूसरे के घर गई तो अगले 6 महीने तक उन्हें कोई अपना नहीं मिला जिनसे वो अपनी बात शेयर कर सकते। 6 महीने लगातार उन्होंने मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहा। वो इतनी परेशान हो गई थी कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। डेली बेसिस के वही काम, वही ताने, पर कोई अपना था ही नहीं उस वक्त। 6 महीने के बाद जब उनके फादर उनसे मिलने के लिए आते हैं तो पहली झलक जब वो अपने फादर की देखती हैं तो वो भाग के जाके उन्हें गले लगती हैं और आधे घंटे तक रोने ही लग जाती हैं। उनके फादर उनकी जब ये हालत देखते हैं तो वो तुरंत उन्हें अपने वापस मायके यानी कि घर ले जाते हैं। उन्हें मतलब थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ ही था कि तीसरा और चैलेंज आ गया। मतलब अब समाज जो है ना, जब लड़की अपने ससुराल से वापस मायके में जाती है तो 1-2 दिन तो समाज को अच्छा लगता है, मगर जब ज्यादा दिन तक वो व्यक्ति वहां रहता है तो समाज को खटकने लगती हैं बातें। अभी ससुराल में ताने देखे थे, अब समाज ताने देने लग गया था कि कुछ ना कुछ इन्होंने ही गलत किया होगा तभी जाके शादी टूटी है। मतलब अब वो इतना परेशान हो गई हैं कि अब उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, और उन्होंने फिर एक दिन डिसाइड किया कि मुझे जहर खा लेना चाहिए। उन्होंने अटेम्प्ट भी किया सुसाइड, पर डॉक्टर्स की मदद से वो बच गई। और आपको पता है कि इस मोमेंट में तो हर बंदे का दिल पिघल जाएगा ना, कि
कुछ गलत हो रहा है शायद उस व्यक्ति के साथ में। बट अगेन जो सोसाइटी है वो प्रेशर ये डालने लग गई कि कहीं ना कहीं कामिनी जी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, इस वजह से उन्हें जहर खाने तक की नौबत आ गई। मतलब इस मोमेंट में इंसान बिल्कुल टूट जाता है। अब आप सोचिए कि इस वक्त में इस पर्सन के साथ सिर्फ गलत हो रहा है और इसमें एक्चुअल में इनकी खुद की कोई गलती भी नहीं है, तो इंसान किस्मत को ही दोष देता है ना कि यार मेरी किस्मत में ये सब लिखा था। लेकिन यहीं से ही कल्पना सरोज जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने अब ये सोच लिया था कि यार इन सब लोगों की वजह से, ये जो पूरा समाज है, इनकी वजह से मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ इनके तरीके से नहीं जीऊंगी, मैं जीऊंगी अपने तरीके। उन्होंने उसी दिन वो गांव छोड़ा और मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई में उन्होंने एक गारमेंट कंपनी में कई साल तक काम किया, जहां पे उन्होंने स्किल्स को सीखा। हालांकि उनकी सैलरी बहुत ही कम थी, 2 रुपए पर डे के हिसाब से काम मिलता था, यानी 60 रुपए महीने। लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी और ध्यान दिया कि मैं क्या यहाँ से सीख सकती हूँ। तो कोई एजुकेशन था नहीं, बैकग्राउंड था नहीं, तो आपको अब स्किल्स ही सीखनी होती हैं। और जब उन्होंने स्किल सीखी तो कुछ सालों बाद उन्होंने अपना खुद का एक सिलाई का बिजनेस डाल दिया था। बिजनेस करते करते उन्हें समझ आया कि बिजनेस के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चीजें उन्हें सीखनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी, टैकल करनी पड़ेंगी। जब उन्हें ये आ गया तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम से एक लोन लिया। लोन लेने के बाद उन्होंने फर्नीचर का एक बिजनेस डाला। अब उस बिजनेस के भी अलग चैलेंजेस थे और ये सब कुछ वो सीखती हुई आ रही थी, इसीलिए उनके अंदर स्किल्स अच्छी खासी बन गई थी। रियल स्टेट में भी उस व्यक्ति ने काम किया है, पब्लिक डीलिंग से लेके हर एक चीज उन्हें पता है। तभी जब उन्होंने देखा कि कामिनी ट्यूब्स एक बड़ी कंपनी जो बिल्कुल डूबती चली जा रही है और उन्हें मौका मिला उसे टेक ओवर करने का, तो उन्होंने उसे टेक ओवर भी किया। सारे लीगल केसेस रिजॉल्व करके कंपनी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। आज कामिनी ट्यूब्स की सीईओ कल्पना सरोज है, जो कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी चला रही है। देखो, इस कहानी का मेन मोटिव ये नहीं है कि आप मोटिवेशन लेके जाएं यहां से। आपको ये समझना होगा कि आपका पास्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। देखो, पास्ट जो कुछ भी रहा है वो ये जरूर डिसाइड कर सकता है कि आज आपकी स्थिति क्या है, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं अपने पास्ट की वजह से ही हैं। बट आप फ्यूचर में क्या होंगे वो डिपेंड करेगा आपके आज के एक्शन से, आपके आज के काम से। तो जो भी काम आप आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। भले वो आज ना मिले, भले वो कल ना मिले, कहीं ना कहीं आपको वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो का मेन मोटिव था विक्टिम माइंडसेट से आपको ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, जो चेंज कर सकता है सिर्फ आज के एक्शंस। मतलब आप ये बोलते हुए मत रह जाइएगा अपने बच्चों को या आने वाली जनरेशन को, बस ये मत बताइएगा कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता था बट मेरे साथ पास्ट में ये चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मैंने अपना ग्रोथ करना ही रोक दिया। और अगर आपको एक्शन लेने में ही दिक्कत आ रही है, आप मोटिवेट फील नहीं करते अपने आप को एक्शन लेने में, तो मेरा एक वीडियो है 1% माइंडसेट, जिसको जाके आप अभी देख सकते हैं या बाद में देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप मेथड से बताया कि कैसे आप किसी भी काम को एक कंप्लीट सिस्टम बना के, एक प्रोसेस बना के, और एक फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था I3KPP फॉर्मूला, उसको लगा के आप उस काम को कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कोई वैल्यू आप जरूर लेके गए होंगे अपने साथ में। तो इसी माइंडसेट के साथ हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।